तो इस वाली कहानी की शुरुआत में हम एक ऑफिस को देखते हैं जहां पर रात में एक एम्प्लॉय ओवर टाइम करते हुए अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। इस दौरान वहां का एचआर उस लड़की पर गंदी नजर रख रहा था और कुछ ही देर के बाद में उसके साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो लड़की खुद को किसी तरह बचाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद अचानक से ही ऑफिस की लाइट चली गई थी और मेन डोर का फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काम करना बंद कर देता है, जिससे एचआर एक तरह से वहीं ऑफिस में कैद हो गया था। तभी अचानक से ही होता यह है कि वहाँ की जो तार होती है वो उसके शरीर पर अपने आप बंधने लगती है और तभी एक आत्मा उसके गले को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे घसीटते हुए विंडो से बाहर लटका लेती है, जहाँ पर वायर्स के गले में फंसने की वजह से उसकी वहीं दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। अब अगले दिन इस मौत के बारे में पता चलता है और वहाँ के बॉस एक तांत्रिक बाबा को ऑफिस में लेकर आते हैं, जो कि अपनी शक्तियों से उस आत्मा को एक आईने के सामने लाता है और उसे एक डॉल के अंदर कैद कर देता है। और फिर वो अपने लोगों से ये कहता है कि इस डॉल को शहर के बाहर कहीं पर दफना देना, जिसके बाद वो उस डॉल को दफना देते हैं। और उसी दौरान हमें मूवी के फर्स्ट पार्ट की थोड़ी कहानी दिखाई जाती है, जिसके अंदर रमेश राव ने गीतांजलि नाम की लड़की को मारा था और फिर गीतांजलि की आत्मा ने आकर उसका बदला लिया था, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि ये आत्मा और कोई नहीं बल्कि गीतांजलि की ही थी, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है जब किसी लड़की के साथ गलत होता है। हालांकि उस डॉल को वहाँ पर दफन कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की वजह से वो डॉल जमीन से बाहर आ जाती है और एक छोटी बच्ची फिर उसे अपने साथ ले जाती है। अब तभी हम दूसरी तरफ श्रीनू को देखते हैं, जो कि पहले पार्ट में राइटर था, जिसकी पहली मूवी जिसका नाम उसने गीतांजलि ही रखा था वो हिट हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो सच्ची घटना पर आधारित थी। जिसके बाद उसकी अगली 3 मूवीज बिल्कुल फ्लॉप होती है। अब तभी हम देखते हैं उसके एक्सीडेंटल दोस्तों को, यानी कि आत्रेया और अरुद्रा को, जो कि अभी भी श्रीनू के साथ ही रहते हैं। और इस वक्त श्रीनू के ऊपर 5 लाख का कर्जा चढ़ा हुआ था और ये पैसे उसने उधार अपने ही दोस्त अयान से लिए थे और ये बोलकर लिए थे कि वो उसे एक बड़ी मूवी में हीरो का रोल दिलवा देगा। लेकिन अब उसकी कहानी के लिए कोई प्रोड्यूसर ही नहीं मिल रहा। श्रीनू उससे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो हमेशा के लिए गांव जाकर सेटल होने का फैसला कर लेता है। लेकिन इससे पहले ही उसे गोविंदा नाम के एक आदमी का कॉल आता है, जो कि उसको ये कहता है कि मेरे बॉस तुम्हारी कहानी के ऊपर मूवी बनाना चाहते हैं, बस तुम्हें ओटी आकर उन्हें वो कहानी सुनानी पड़ेगी। जिसके लिए श्रीनू खुशी खुशी मान जाता है, क्योंकि वो यही चाहता था। खैर तभी हम वेंकट राव को देख पाते हैं, जो कि मूवी के पहले पार्ट में भी था और वो फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि वो वेंकट का ही था। खैर बात करें वेंकट के बारे में तो वो एक वेंट्रिलोक्विस्ट भी होता है, यानी कि जो बिना हाथों को हिलाए आवाज निकाल सकते हैं। इन शॉर्ट जो लोग हाथ में पपेट लेकर शो करते हैं। वेंकट अपने ऐसे ही एक शो के लिए ओटी जा रहा होता है, जिस दौरान बीच रास्ते में वो बच्ची जिसके पास वो डॉल होती है वो वहाँ पर आती है और किसी वजह से वेंकट को वो डॉल पसंद आ गई थी, जिसके बाद वो उसे उससे खरीद लेता है। अब ओटी में वो राकेश नाम के एक आदमी से मिलता है, जिसकी यहाँ पर वेंकट को परफॉर्म करना था। एंड सरप्राइजिंगली दोनों जिस कॉफी शॉप में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे, वो शॉप असल में उषांजलि यानी कि अंजलि की होती है, जो कि उसने लोन लेकर खरीदी होती है। और तभी उस डॉल के अंदर की स्पिरिट यानी कि गीतांजलि अपनी बहन को वहाँ पर देख लेती है। खैर दूसरी तरफ श्रीनू ओटी में गोविंदा के जरिए उसके बॉस विष्णु तक पहुँच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि विष्णु एक दूसरी कहानी पर मूवी बनाना चाहता है, जो कि एक हॉरर स्टोरी ही है और काफी अच्छी कहानी भी। अब श्रीनू विष्णु से अयान को एज अ हीरो कास्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए विष्णु मान भी जाता है। जिसके बाद वो उनको बताता है कि मूवी की शूटिंग एक पुराने महल के अंदर होगी, जिसका नाम संगीत महल है। अब आगे हमें वहाँ के लोकल से ये बात पता चलती है कि संगीत महल असल में एक भूतिया महल माना जाता है, जहाँ नटराज शास्त्री के पूरे परिवार की आत्मा रहती है। शास्त्री जी की कहानी ऐसी होती है कि उसकी बड़ी बेटी अपनी प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी, जिससे कि शास्त्री जी को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब आगे उसकी छोटी बेटी मोहिनी भी ऐसा करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वो उसके लवर को मरवा लेता है, जिससे कि दुखी होकर मोहिनी खुद को आग लगा लेती है और उसी आग में पूरा महल जलने लगता है, जिसके अंदर शास्त्री जी, उसकी पत्नी और मोहिनी तीनों की ही मौत हो जाती है। अब आगे हम अंजलि के बॉयफ्रेंड रवि को देख पाते हैं, जो कि अंजलि से शादी करना चाहता था, लेकिन वो पहले अपने करियर पर फोकस करना चाहती थी, जिस वजह से वो उससे इस वक्त शादी करने के लिए मना कर देती है। तभी हम वेंकट को देखते हैं, जो कि राकेश की यहाँ पर शो में परफॉर्मेंस करने जाता है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ उल्टा हो रहा था और वो डॉल खुद से ही बोलने लगती है, जिसके अंदर वो राकेश की बहुत बेइज्जती करती है, जिससे कि सभी लोग बहुत हंसते हैं, लेकिन राकेश इससे बहुत गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद हमको पता चलता है कि गीतांजलि ने राकेश की इसलिए बेइज्जती करी थी क्योंकि वो औरतों पर गलत नजर रखा करता था। हालांकि इससे वेंकट का नुकसान हो जाता है और राकेश उसे शो के पैसे नहीं देता, जिससे गुस्से में आकर वेंकट उस डॉल को खाई में फेंक देता है।
लेकिन अगले ही दिन वो डॉल वापस आ जाती है, जिसको देखकर वेंकट समझ जाता है कि उसने डॉल के नाम पर किसी आत्मा को उठा लिया है और एक आफत को अपने सर पर रख लिया है। खैर, अब श्रीनु अपनी कहानी के लिए एक्ट्रेस को ढूंढते हुए अंजलि के पास जा पहुंचता है और उसे अपनी मूवी के अंदर एक्ट्रेस बनने के लिए मनवा लेता है, जिसके बाद वो उसे विष्णु से मिलाने ले जाता है और विष्णु अंजलि को उसकी फीस का थोड़ा सा एडवांस देकर मूवी की शूटिंग शुरू करने के लिए बोलता है। अब आगे हम रात में देखते हैं कि शूटिंग क्रू के एक लड़के को शास्त्री के परिवार की आत्मा मार डालती है और ये खबर सुनते ही वहाँ पुलिस आती है, जो कि जल्दी से जल्दी शूटिंग को बंद करवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस महल के अंदर पहले भी लोगों की मौत हुई थी। लेकिन तभी वहाँ विष्णु आकर ऑफिसर को कुछ पैसे देता है, जिसके बाद वो वहाँ पर शूटिंग के लिए मान जाता है। अब यहाँ से विष्णु अपने घर जाता है, जहाँ हमको ये पता चलता है कि विष्णु रमेश राव का ही बेटा है, जो कि असल में उन सभी लोगों से बदला लेना चाहता है जिनकी वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। और यही रीजन था कि यहाँ पर वो उनको भूत महल के अंदर लेकर आया था, इसलिए उसने मूवी का नाटक करा। श्रीनु, अंजलि और उसके दोस्तों को एक साथ उस महल के अंदर भेज दिया, जहाँ पर शास्त्री के परिवार की आत्मा उनका काम तमाम कर पाए। अब श्रीनु अपने पहचान के कैमरामैन किलर नानी को बुलाता है, जो कि मूवी की पूरी शूटिंग करेगा, जिसके बाद अगले दिन से शूटिंग शुरू हो जाती है। और विष्णु की कहानी के हिसाब से मूवी का पहला सीन होता है कि शास्त्री की बड़ी बेटी भवानी, जो कि अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, वो वापस महल में आ चुकी है और वो अपने परिवार वालों की आत्मा से माफी मांग रही है। और ऐसा सीन विष्णु ने जानबूझकर लिखा होता है ताकि इससे शास्त्री के परिवार की आत्मा और भड़क जाए और वो उन सबको मार डाले। अब सीन को काफी ज्यादा असली बनाने के लिए वो वीजा बोर्ड लेकर आता है, जिसके ऊपर एक ग्लास रखा जाता है और उससे एक रस्सी को बांध दिया जाता है, जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है कि वो शूटिंग के दौरान उस रस्सी के जरिए उस ग्लास को यस और नो की तरफ ले जाएगा, जो कि दिखने में ऐसा लगेगा कि आत्मा अंजलि के सवालों का जवाब दे रही है। अब शूटिंग शुरू होती है और अंजलि अपने डायलॉग पढ़ने लगती है। इस दौरान होना तो ऐसा चाहिए था कि असिस्टेंट डायरेक्टर रस्सी को खींचता और ग्लास मूव करता, लेकिन उससे पहले ही रस्सी टूट जाती है। लेकिन तब भी वो ग्लास मूव कर रहा था। वो ग्लास अंजलि के सवालों पर अपने आप मूव करता और ये चीज बस वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर देख पा रहा था, जिससे कि ये बात तो साफ थी कि शास्त्री की आत्मा उस ग्लास को हिला रही थी। अब आगे रस्सी टूटने वाली बात श्रीनु, आथरेया और अरुद्रा को पता चलती है, जिसको सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए वो तीनों अकेले में वीजा बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और इस बार भी ग्लास खुद से मूव होता है, जहाँ इस बार तो उन्हें अपने सामने ही शास्त्री के पूरे परिवार की आत्मा दिख जाती है, जिसको देखते ही तीनों वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। तीनों फिर वहाँ से सीधे विष्णु के पास जाते हैं और उसे महल में भूत वाली बात बताकर शूटिंग को रोकने की बात बोलते हैं। इस पर विष्णु उन्हें धमकाते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस पर ऐसा लिखा हुआ है कि किसी वजह से अगर तुमने शूटिंग बीच में छोड़ दी या फिर रोक दी तो तुम्हें 10 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। और विष्णु बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में ये शूटिंग रुक जाए और वैसी बात है उसका बदला भी रुक जाता। इसके बाद ये तीनों वापस महल में आ जाते हैं और उस वक्त तक क्रू मेंबर्स, अंजलि, लगभग सभी को भूत दिख चुका था, जिसकी वजह से वो सभी शूटिंग करने में डर रहे थे और शूटिंग करना भी नहीं चाहते थे। इस प्रॉब्लम का श्रीनु बहुत ही दिमाग वाला सॉल्यूशन निकालता है और सभी से कहता है कि जो 3 भूत वो सब देख रहे हैं वो भूत नहीं बल्कि एक्टर्स हैं, जो कि नेचुरल एक्टिंग करने के लिए हमेशा कॉस्ट्यूम्स के अंदर होते हैं। और ये सुनते ही सभी चैन की सांस लेते हैं और वहाँ से मूवी के अंदर हमें काफी फनी सीन्स देखने को मिलते हैं। अब ये सब सुनने के बाद में सभी भूतों के साथ बहुत ही चिल हो जाते हैं और उन्हें नॉर्मल इंसानों जैसे ट्रीट करने लगते हैं। अब किलर नानी यानी कि कैमरामैन शास्त्री की आत्मा को ड्रिंक करने के लिए बुलाता है, लेकिन शास्त्री ड्रिंक नहीं करता था और ना ही उसे पसंद था कि कोई और ड्रिंक करे, इसलिए वो नानी की बियर बॉटल लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ अंजलि शास्त्री की बीवी की आत्मा के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है और आयान मोहिनी को रोते हुए एक जगह पर देखता है, तो वो उसे चुप करवाकर रोने की एक्टिंग सिखाने लगता है, जिससे कि वो और अच्छी तरह से रो पाएगी। अब इस वक्त तक तीनों आत्माएं इनकी शूटिंग में हेल्प करने लगती हैं, लेकिन उन्हें तब बहुत गुस्सा आ जाता है जब अंजलि, जो कि मूवी के अंदर भवानी बनी होती है, वो वापस से अपने लवर के साथ जा रही थी। उन्हें ये बात गलत लगती है और वो गुस्से में आयान और नानी दोनों को मारकर बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ से सब भाग गए थे तो अंजलि, श्रीनु, आथरेया और अरुद्रा फैसला करते हैं कि वो यहाँ से सीधे विष्णु के घर जाएंगे ताकि वो साइन करे गए डॉक्यूमेंट्स को चुरा लें। और उसी दौरान वहाँ पर रमेश राव की वो फोटो देखते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि विष्णु असल में रमेश का बेटा है और वो ये सब उनसे बदला लेने के लिए कर रहा था।
जिसके बाद वो डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी दौरान हम ये देखते हैं कि विष्णु ने अपने पिता की अस्थियों को अब तक बहाया नहीं था और वो उसका बदला लेने के बाद ही उनको बहाने वाला था। लेकिन रमेश की आत्मा अभी भी उन अस्थियों के अंदर कैद थी, जो कि अंजलि और सीनू को देखकर गुस्से में अस्थियों से बाहर आने की कोशिश करने लगती है और अस्थियों को तोड़ देती है, जिससे कि रमेश की आत्मा विष्णु के अंदर आ जाती है और वो इन चारों को मारने के लिए बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ये चारों एक त्योहार के अंदर पहुंचते हैं, जहां रमेश राव की आत्मा भी आ जाती है, अलग अलग लोगों के शरीर में जा रही होती है और इन्हें ढूंढ रही होती है। उसी वक्त वेंकट उस डॉल को लेकर इसी त्योहार के अंदर आ जाता है, जिसे वहां जाने के लिए गीतांजलि ही कहती है, क्योंकि उसको पता था कि उसकी बहन खतरे में है। और वहां अपनी बहन को मुसीबत में देखकर गीतांजलि की आत्मा उषांजलि या फिर ये कहे कि अंजलि के शरीर में आ जाती है, जहां पर उसके सामने फिर विष्णु आ जाता है, जिसके शरीर के अंदर फिलहाल रमेश राव की आत्मा थी और उसने पहले ही आत्रेया और अरुद्रा को मार दिया था। जिसके बाद दोनों में काफी भयानक लड़ाई होती है और रमेश गीतांजलि पर भारी पड़ रहा था। गीतांजलि तभी भगवान को याद करती है और फिर वो रमेश के सामने एक आईना लाकर उसकी आत्मा को एक डॉल के अंदर कैद कर देती है, यानी कि जैसे कि मूवी की शुरुआत में उस बाबा तांत्रिक ने गीतांजलि की आत्मा को कैद कर दिया था इस डॉल में। जिसके बाद वो विष्णु को भी मार डालती है और हमेशा के लिए अंजलि के शरीर को छोड़कर चली जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि ये आत्मा गलत होने पर वापस जरूर आएगी। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी गीतांजलि मल्ली वचंदी फिल्म की कहानी, यानी कि गीतांजलि केम अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉमेडी हॉरर फिल्म पसंद आई होगी। देखो, यहाँ पर जो मूवी है ना, वो देखने में कॉमेडी के लिहाज में ज्यादा अच्छी है, लेकिन जो कहते हैं ना कि एक बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस थोड़ा सा हॉरर में मुझे कम लगा, लेकिन आप कॉमेडी काफी भरपूर थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।